नमस्कार। लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसी शख्सियत की जिनके द्वारा लगाया गया पौधा आज बट वृक्ष का रूप ले चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनके द्वारा शुरू किया गया जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी का रूप ले चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व के बारे में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत की राजनीति के कुछ निर्माता हैं, उनमें से एक है। आज हम उन्हीं को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है, इसमें उनका क्या योगदान है और देश को किस तरह उन्होंने दिशा दी। देखिए, आज 125 साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म को हो चुके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस समय जन्म हुआ उनका कोलकाता में, उस समय देश पराधीन था और दूसरे व्यक्ति की तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी लक्ष्य रहे कुछ कि ये देश को ले जाना है, आज़ाद कराना है। उन्होंने पढ़ाई की, बाहर विदेश भी पढ़ने गए, फिर उन्होंने वकालत भी की जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे वो जी। कम उम्र में। लेकिन उनका मन इन चीजों में नहीं लगा। बैरिस्ट्री कर लो, वकालत कर लो, कुलपति का काम कर लो। वो शायद कुछ उनको और अलग सोच लेकर पैदा हुए थे। और हिंदू महासभा का जब हुआ 1943 में, हिंदू महासभा के वो पहले कार्यकर्ता रहे, फिर अध्यक्ष बने उसके बाद में। और जब देश आजाद हुआ तो अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक सदस्य थे। कांग्रेस विचारधारा के नहीं थे, शुरू में कांग्रेस के थे, लेकिन बाद में हिंदू महासभा में आए और उसमें शामिल हुए वो। 1952 में राष्ट्रीय चुनाव पहले हुए देश में, लेकिन 1950 में नेहरू और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। उसके अंदर जो दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक थे, शरणार्थी थे, इधर के उधर रह गए, जो मुसलमान यहाँ रह गए, जो हिंदू उधर रह गए, और उनके संपत्ति के बंटवारे को लेकर, जैसे आज़ादी मिली देश में और यहाँ के जो मुसलमान ने वो छोड़ के चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हिंदू आनन फानन में, क्योंकि उस समय काफी तनाव का माहौल था, तो अपनी संपत्ति, अपनी जमीनें, अपने मकान सब यूं छोड़ के आए। तो बाद में इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब मंत्रिमंडल में थे तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये जो है इसमें ये नुकसान है, ये इसकी वजह से ये विसंगतियां पैदा होंगी। नेहरू जी ने नहीं माना तो उन्होंने 1950 में छोड़ दी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब उनके सामने सवाल था कि क्या जो उनका लक्ष्य था और नेहरू की नीतियों से उनका मेल नहीं खाता था। उन्होंने फिर 1951 में, मतलब 50 में उन्होंने छोड़ी और 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, तीन जो थे, इन्होंने मिलके, और भी कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन तीन प्रमुख लोग थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और 1951 में जो जनसंघ बनी, वो जनता पार्टी जब 1977 में बनी जनता पार्टी, तो 26 साल लगभग वो जनसंघ रही। और उस जनसंघ ने धीरे धीरे अपने पैर जमाए। जिस समय वो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी जो 1885 में बनी थी, और आज़ादी के बाद जब सोशलिस्ट पार्टी भी बनी, बाद में संगठन कांग्रेस बनी, कांग्रेस से निकल के कम्युनिस्ट पार्टी बनी, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग रह गई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग हो गई। और भी कई उस समय आज़ादी के बाद दल बने, जिसमें राम राज्य परिषद भी था, और शुरुआती चुनाव में राम राज्य परिषद की अच्छी भूमिका रही है 2-3 चुनाव में। तो ऐसे में उस समय जितने दल बने, चाहे सोशलिस्ट दल हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओल्ड कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे राम राज्य परिषद, आज उनमें से किसी भी दल का अस्तित्व नहीं है। समाजवादी पार्टी जो बनी थी, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस जो उसमें हुआ करते थे, उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, जैसे लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, ये दूसरे दलों के रूप में उपस्थित हो गए, लेकिन इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रह पाई। सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी राष्ट्रीय स्तर का दल नहीं बन पाई, वो क्षेत्रीय दल बन गया। मुलायम सिंह यूपी में, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव बिहार में, जेडीयू जो नीतीश कुमार है वो भी उसी के निकले हुए थे,
लेकिन जनसंघ जो 1951 में पौधा लगा था, वो 77 तक आते वृक्ष बन गया और उसके बाद वो जनता पार्टी में गया, फिर टूटी और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो पौधा लगाया और जो सोच था एक विचारधारा को लेके, बाकी दल भी जैसे समाजवादी पार्टी भी विचारधारा आधारित थे, लेकिन उसमें आगे उसकी जो निर्माण होना था उसमें कार्यकर्ताओं की जो फौज निकली विचारधारा के आधार पर, वो उसको उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा पाई। और वो जो जनसंघ था, फिर भारतीय जनता पार्टी, और आज हम जो उसको जिस रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं है कह नहीं सकते, उनका दावा है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज देश के जो प्रमुख दो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसमें शामिल है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी आज इस रूप में। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते किस तरह के थे, और ऐसा बीच में क्या हुआ या किस वजह से वो वहां से अलग होके, कांग्रेस से अलग होके, और उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी? वही मैंने कहा कि जो एक तो नेहरू लियाकत पैक्ट एक तात्कालिक कारण था जो उनको इस्तीफा देने की वजह बना, लेकिन उनकी जो हिंदू महासभा में रहे तो उनकी विचारधारा थी कि देश का जब बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण अगर इसलिए हुआ है कि वहाँ मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ रह सके, और बताओ वहाँ पे मुसलमानों की थी लगभग 95%, तो हमारा देश भी क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने, ये उनकी सोच रही थी जब हिंदू महासभा के सदस्य रहे। बाद में हिंदू महासभा किन्हीं कारणों से उसमें भी मतभेद रहे, जो उसके नेता थे, जो उसको चलाने वाले थे, और हिंदू महासभा भी कालांतर में आके हिंदू महासभा वो अपना स्वरूप नहीं बरकरार रख पाई। तो इनके दिमाग में आया कि नहीं, नेहरू जी की नीतियों से अगर चलते चलते रहेंगे तो हमको अपना लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, और कांग्रेस के पैरेलल एक ऐसा राजनीतिक संगठन खड़ा करना चाहिए जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को पाले पोसे आगे बढ़ाए। उसको देखते हुए उन्होंने 1951 में इसका भारतीय जनसंघ का गठन किया। अब एक सवाल कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात होती है और कश्मीर का जिक्र ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। कश्मीर को लेके एक नारा था, उनके बाद नारा बना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है और नेहरू जी या मुखर्जी में आपस में क्या मतभेद थे? इसके बाद मुखर्जी की क्या कश्मीर में हत्या हुई या कोई रहस्य है? ये सारा मामला क्या है जो आम जनता जानना चाहती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर वो आगे चल रहे थे, और जब कश्मीर में धारा 370 लगाई गई जो उसको विशेष अधिकार देती थी, तो तत्कालीन भारतीय जनसंघ ने उसका विरोध किया कि नहीं, ये धारा भारत को कश्मीर से अलग करेगी, है उनके विशेष लाभ के लिए तो दी है, लेकिन भारत को मुख्य धारा से काट देगा कश्मीर। जो इनका नारा था, एक विधान एक संविधान, दो निशान नहीं चलेगा। तो वहाँ दो निशान होते थे, वहाँ का अलग जो मुख्यमंत्री उसको अलग दर्जा, दो झंडे होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी, और उस समय कश्मीर में, कश्मीर के बाहर का अगर कोई व्यक्ति जाता था उसको परमिट लेना पड़ता था वहाँ प्रवेश के लिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया, और उनका ये था कि अपने देश में जाने के लिए हमको परमिट की जरूरत क्यों है। नेहरू जी से राय नहीं रखते थे, इत्तेफाक नहीं रखते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट लिए कश्मीर में घुसूंगा, और वो कश्मीर में 1953 की बात है, उन्होंने कश्मीर में घुसे और अवैध रूप से घुसे, चूंकि उस समय उनको परमिट लिए बिना घुसे तो अवैध माना गया, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय वहाँ जेल में रहे, और फिर 23 जून 1953 संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मैं इसको हत्या नहीं कहूंगा, लेकिन तत्कालीन जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि उनकी रहस्यमय स्थितियों में मृत्यु हुई। जो कारण बताया गया हार्ट अटैक, वो नहीं था। तो उनकी जेल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, वो क्या थी ये एक विवाद का विषय है, लेकिन उसको हत्या नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई प्रमाण नहीं हो, कुछ नहीं हो। लेकिन हाँ, उनकी रहस्यमय स्थितियों में मृत्यु हुई, और 52 साल की उम्र में, 1901 में उनका जन्म हुआ था, और 52 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो 52 साल की मतलब उम्र युवा होती है एक तरीके से, राजनीति में हम देखें राजनीति में युवा। तो वो जो भारतीय जनसंघ ने उस समय नारा दिया था उनकी मृत्यु के बाद कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मतलब कश्मीर तब भी भारतीयों का था और आज भी भारतीयों का है। लेकिन धारा 370 एक जो दूरी पैदा करती थी कश्मीर घाटी और देश के दूसरे राज्यों में,
जी। भारतीय जनता संघ और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक इसके खिलाफत की, आंदोलन किया। और जब अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको हटाया उस धारा को, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि हमारा वो सपना पूरा हुआ जो मुखर्जी ने सपना देखा था कि धारा 370 इस देश से हटनी चाहिए और 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान ये नहीं रहने चाहिए। तो वो जो उपलब्धि वो अपने जीते जी वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, वो उनकी मृत्यु के करीब 75 साल बाद जो भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो उनका जो नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का उनका सपना था कि देश में ये विभाजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और उनकी मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये मिला। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी भारतीय जनसंघ, और एक अब वर्तमान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। तो मुखर्जी का जनसंघ और मोदी की भारतीय जनता पार्टी, दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है? देखिए, जिस समय जनसंघ का निर्माण हुआ 1951 में, उस समय देश के सामने अलग समस्या थी। देश की आज़ादी को 4 साल हुए थे और देश को निर्माण करना था, क्योंकि सब कुछ उनको अंग्रेजों से विरासत में नहीं मिला था। सब चीज़ का बनाना था, निर्माण करना था। तो उस समय भारतीय जनसंघ के सामने जो मैंने बताया कि ये जो बड़े लक्ष्य तो थे, धारा 370 हटाना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, वो उनके प्रारंभिक लक्ष्यों में था। लेकिन वो जो आप अगर तुलना करना चाहो कि उस समय की जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी में, तो उस समय की जनसंघ शहरों की पार्टी कहा जाता था। मतलब जो 51-52 में जनसंघ बनी थी और उसके 6-7 सदस्य लोकसभा में जाते थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, 2-3 राज्यों में उसके विधानसभाओं में प्रतिनिधि होते थे। उस समय उसका लक्ष्य था कि उसको जनसंघ को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना। कांग्रेस निश्चित रूप से 1885 में बनी और आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका अहम रही थी। जितने नेहरू, गांधी, सरदार पटेल या और बड़े बड़े नेता, सुभाष चंद्र बोस उसका पार्ट थे। तो कांग्रेस को उस देश को आज़ाद कराने में जो कांग्रेस की भूमिका थी उसका राजनीतिक लाभ मिला। जी। 52 के चुनाव में कांग्रेस जीती, 57 में जीती, फिर 62 में जीती, फिर 67 में जीती, फिर 71 में जीती। 5 चुनाव लगातार लोकसभा के जीती। लेकिन जनसंघ को अपना जड़ें जमानी थी, क्योंकि उसके पास कोई संगठन नहीं था। एक वैचारिक रूप में आपने एक जनसंघ की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए जो तैयारियां थी या कार्यकर्ताओं की फौज, तो वो बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देखने को मिल रहा है, मैं कहूँगा दीनदयाल उपाध्याय या बलराज मधोक या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नींव की ईंटें थे इस संगठन के बनने में। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्यों में, पूरे देश में जब उसका प्रभाव हो गया है और कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो बिल्कुल कार्य जो शैली थी उस कार्यशैली में उस समय की जनसंघ या जो 75-77 तक जनसंघ थी, उसमें एक सत्ता पाना उनका उद्देश्य नहीं था। सत्ता वो पाना चाहते थे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका उद्देश्य सत्ता पाना दूसरे चीजों के लिए है कि हम देश को और ऊंचाई पे ले जाए। आज चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, उनसे हम मुकाबला करें। तो उस समय के जो जनसंघ के लक्ष्य थे, वो लक्ष्य थे अपने आप को पूरे देश में स्थापित करना। आज जब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है, तो उसका लक्ष्य अपने आप को देश में स्थापित करना तो था, वो कर लिया उसने। अब उसका लक्ष्य है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, तो उस दिशा में कर रही है। और निश्चित रूप से उस समय जो जनसंघ थी वो सीमित नेता थे। आज भारतीय जनता पार्टी, उसका स्वरूप बदल गया और जब पार्टी बड़ी बनती है, दूसरे लोगों को लगता है कि यहाँ जाने से हमें सत्ता मिलती है, तो दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं। पहले जनसंघ में ऐसा नहीं था कि दूसरे दल के कांग्रेस के छोड़ के आ गए। जो विचारधारा से थे उसी में पैदा होते थे, उसी में बढ़ते थे और उसी में जी कब्जे मरते थे। लेकिन आज दूसरे दलों के राजनेता भी इसमें आ रहे हैं और आके पद भी हासिल कर रहे हैं। तो बिल्कुल कार्यशैली बदली है और जो सोच बदली है भारतीय जनता पार्टी की। मूल सोच बेशक वही रही है जो राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का जो मुद्दा था, राम मंदिर के लिए जैसे किया। लेकिन हाँ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जीवन शैली है, अगर उसमें हम देखें तो रात दिन का अंतर है। एक सवाल ये कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं,
कि जनसंघ बनने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, और अगर जो मुख्य व्यक्ति है, नेता ही है, अगर उसी की ही ऐसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाए जब कोई संगठन अभी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ, उसके बाद भी वो संगठन आज इतना मजबूत हुआ, इसके पीछे उनकी क्या भूमिका है? क्या वो एक व्यक्तिवादी पार्टी के बजाय उन्होंने पहले ही उसको संगठन का रूप दे दिया कि खुद के होने ना होने से संगठन पे फर्क ना पड़े? नहीं, उन्होंने ये तो निश्चित रूप से ये बाकी राजनीतिक दलों को जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। जी। बेशक वो उसकी विचारधारा का विरोध करें, उसकी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती हो, विचारधारा का विरोध करना लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे मुझे कुछ व्यक्तिवादी पार्टी, जैसे कि मान लो आम आदमी पार्टी है, तो उसमें सब सब कुछ केजरीवाल के हाथ में है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी, सब कुछ यादव परिवार के हाथ में है। ऐसे लालू परिवार के हाथ में है। तो अगर उनके पास सत्ता ना रहे तो पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन जनसंघ के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो मुख्य नेता है वो खुद ही दुनिया में नहीं रहे। दीनदयाल उपाध्याय हो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उसके बाद भी पार्टी टिकी रही। अब 1951 में पार्टी बनी और 1953 में उनका निधन हो जाता है। जी। लेकिन उनका निधन होने के समय जो बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय वो ऐसे थे कि जो पार्टी के लिए पूरा अपना उन्होंने जीवन खपा दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, ये भी उसी दौर में आए, 57 में, 52 में, जनसंघ के दौर में। तो पार्टी में कार्यकर्ता से नेता का निर्माण होता गया, सतत प्रक्रिया। और पर्दे के पीछे से मैं तो पर्दे के पीछे नहीं मानूंगा, खुले रूप में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जी। एक पैरेलल संगठन वैचारिक रूप से जो एक परिवार का, उसका भरपूर सहयोग शुरू से जनसंघ को भी मिला और भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। पिछले दिनों बेशक भाजपा के जो अभी तक अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के, हम संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने गलती भी मानी उसको, और दूसरे नेताओं ने चुनाव में भी नुकसान कि हाँ बिल्कुल, अगर आप ये कहते हो कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं, बेशक उन्होंने किसी भी रूप में कहा, उनकी भावना वो नहीं रही हो जो ली गई है, लेकिन संदेश क्या जाएगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी या संघ के अलावा जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनका ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का एक बड़ा कारण संघ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम दूसरे दलों की तरह जो नेता होते हैं, उनका उद्देश्य होता है सत्ता पाना, चुनाव लड़ना, एमएलए बनना, सांसद बनना। लेकिन संघ के जो कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, उनका उद्देश्य कोई पद पाना नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी की मदद इसलिए करते हैं ताकि हमारी विचारधारा के व्यक्ति देश की सत्ता पर या राज्य की सत्ता पर काबिज हो सके। जी। तो ये अंतर तो है। मतलब उन्होंने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 2 साल डेथ के बाद भी आज पार्टी यहाँ तक पहुंची है, तो उसका कारण यही है कि जो समर्पित कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने जिंदगी लगाई, बहुत से लोगों के हम नाम लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, या मोदी, अमित शाह, या मुरली मनोहर जोशी, कितने लाखों कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। ये पार्टी उनकी वजह से खड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी तो एक चेहरा है, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता थी विचारधारा के लिए, जिसने अपना जीवन लगाया, कितने स्वयंसेवक ऐसे हैं कि जिन्होंने शादियां नहीं की, कि हम शादी करेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो एक परिवार के लिए, एक राष्ट्र को ही उन्होंने परिवार माना, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। तो वो मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी हो, संगठन पार्टी हो, राम राज्य परिषद हो, ऐसे कई पार्टियां बनी देश में, राष्ट्रीय स्तर की पहचान भी मिली उनको। लेकिन कालांतर में वो पार्टियां इसलिए धीरे धीरे खोती गई कि उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति रह गया। जी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरवाइव करी है, इसलिए बड़ी पार्टी बनी कि सत्ता पाना उनका उद्देश्य था, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए। लेकिन उनका उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण या हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ, तो उसमें उनको सफलता मिली। अच्छा, एक राजनेता के तौर पर, एक सीनियर लीडर के तौर पर अगर देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आज के नए युवा कार्यकर्ता को सीखने चाहिए? नहीं, देखिए, वो तो अब 1952 में आज का लिटरेचर साहित्य इतना नहीं मिलता, उस समय टेलीविजन नहीं था, आज की तरह वीडियो नहीं थे कि उन्होंने क्या किया। लेकिन 52 साल की उम्र में व्यक्ति एक ऐसा पौधा लगा के गया जो आज आपको फल दे रहा है, जिसकी एक सोच रही होगी। उन्होंने, वो बैरिस्टर थे, अच्छे वकील थे, कुलपति भी रहे, मिनिस्टर थे। जी। आज उनके अगर नेहरू से टकराव, उन्होंने तो मंत्री पद छोड़ दिया। आज लोग एक पार्षद का पद नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी टकराव हो, आला कमाल आपको कुछ भी कह रहा हो, आपके कितने भी वैचारिक विद्रोह,
लेकिन मंत्री पद छोड़ना और केंद्रीय मंत्री मंत्री पद, और उस समय 50 में उन्होंने छोड़ा, 52 में चुनाव होने थे, 2 साल के लिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, वो 52 में भी छोड़ सकते थे। भाई टकराव चल रहा है, ठीक है, चलती रहती है, अब 2 साल निकाल लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने जनसंघ बनाई। और उस समय ये कल्पना थोड़ी होगी कि जनसंघ आने वाले 50 साल में इस देश में सत्ता हासिल करेगी। उस 50 के दौर में, 60 के दौर में, 70 के दौर में शायद ही कोई कल्पना करता हो जनसंघ का नेता भी कि हम कभी दिल्ली में हमारी सरकार आएगी। एक बार 77 में सरकार आई तो सरकार मिली जुली थी, जनता पार्टी की थी, प्रधानमंत्री मोरारजी बने, अटल बिहारी वाजपेयी तो विदेश मंत्री थे उसमें। जी। तो ये जो कार्यशैली उसकी रही और एक आगे बढ़ते रहने की। 1984 के में चुनाव में 2 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2 से वो 303 उसने पहुंच के दिखाया ना। तो दूसरे दलों के लिए प्रेरणा लेने का भी है, बेशक उसकी विचारधारा को नहीं मानते हो, लेकिन प्रेरणा लेनी चाहिए कि 2 से 303 कैसे पहुंची वो पार्टी। आप कुछ भी आरोप लगाओ कि साहब उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लिया, उन्होंने बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाया उन्होंने, और उन्होंने इस तरह की चीजें उठाई जो समाज के अंदर दूरी पैदा करती हों, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने किया कुछ ना कुछ अपने वोट प्राप्ति के लिए। सबका वोट बैंक होता है, किसी का मुसलमान वोट बैंक है, किसी का यादव है, किसी का दलित है, किसी का ओबीसी है। तो ये तो राजनीति में हो तो अब कोई भी आदमी समाज सेवा के लिए सिर्फ नहीं आता। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने चर्चा की बीजेपी की, कह सकते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका पधारने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.